दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिशानियत पर। जहां पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं चार्ल्स लैम्ब की बायोग्राफी ईयर वाइज। क्यों? क्योंकि ये जो वीडियो हम बना रहे हैं ये आपके कम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं। वो कम्पिटिटिव एग्जाम चाहे आपका पीजीटी हो, टीजीटी हो, एनवीएस हो, केवी हो, डी ट्रिपल एस बी हो, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो, अगर आपके इंग्लिश लिटरेचर के सिलेबस में चार्ल्स लैम्ब है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही मस्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है देखना। क्योंकि इसमें जब हम डिस्कस करेंगे बायोग्राफी वो हम ईयर वाइज डिस्कस करेंगे, ऐसे ही रफली नहीं डिस्कस कर लेंगे। जो कि आपके वन लाइनर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, द बायोग्राफी ऑफ चार्ल्स लैम्ब। तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं चार्ल्स लैम्ब हैं कौन या थे कौन, जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो लैम्ब वॉज एन इंग्लिश ऑथर, क्रिटिक एंड माइनर पोएट। चार्ल्स लैम्ब एक इंग्लिश ऑथर थे, क्रिटिक थे और एक माइनर पोएट थे। माइनर पोएट क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फेमस है अपने प्रोज वर्क्स के लिए। तो पोएट इनका पोएम इतना ज़्यादा नहीं सक्सेस रहा है, इनका पोएटिक करियर उतना अच्छा नहीं रहा जितना इनका प्रोज करियर रहा है। ठीक है, ही इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज एसेज। ये अपने एसेज के लिए ज़्यादा जाने जाते हैं। दैट ही रोड अंडर द नेम ऑफ इलिया, जिसको इन्होंने इलिया नाम के स्यूडोनिम के अंडर लिखा है। यानी कि जब ये एसेज लिखते थे तो उसमें अपना नाम लिख देते थे कि इसको इलिया ने लिखा है। ठीक है, तो वहाँ पे अपने आप का अपना नाम नहीं रिवील करते थे। तो जो इनकी एसेज हैं, एसेज ऑफ इलिया, वो बहुत ज़्यादा फेमस हैं, ये इसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो शुरू करते हैं ईयरवाइज इनका ये बायोग्राफी। स्टार्ट होता है, चार्ल्स लैम्ब वॉज बॉर्न इन इनर टेम्पल लंडन ऑन 10 फरवरी 1875। चार्ल्स लैम्ब का जन्म इनर टेम्पल लंदन में हुआ। लंदन में इनर टेम्पल कोई मंदिर नहीं है, ये एक जगह है जहाँ पर इनका जन्म हुआ 10 फरवरी 1875 को। हिज पेरेंट्स वर एलिजाबेथ फील्ड एंड जॉन लैम्ब। इनके फादर का नाम था जॉन लैम्ब, इनकी मदर का नाम था एलिजाबेथ फील्ड। आगे बढ़ते हैं। ही वॉज यंगर चाइल्ड विथ अ सिस्टर 11 years ओल्डर नेम्ड मैरी। वो क्या थे? एक उनकी सबसे बड़ी एक बहन थी, उनसे 11 साल जो बड़ी थी, मैरी नाम था। और वो उनके छोटे भाई थे और उस घर के छोटे बच्चे थे चार्ल्स लैम्ब। एट द एज ऑफ 7 ही इंटर्ड क्राइस्ट हॉस्पिटल। ये क्राइस्ट हॉस्पिटल में इंटर किए जब ये 7 साल के थे। क्राइस्ट हॉस्पिटल आपको बता दें एक स्कूल था, ये कोई हॉस्पिटल नहीं था, एक स्कूल था जहाँ पर क्या होता था, फ्री बोर्डिंग स्कूल चलती थी फॉर सन ऑफ पुअर बट जेंटियल पेरेंट्स। जो गरीब लोग होते थे लेकिन बहुत ही अच्छे लोग होते थे, आइडल जेंटल लोग होते थे, उनके बच्चों के लिए क्राइस्ट हॉस्पिटल एक फ्री में बोर्डिंग स्कूल चलाता था। तो उसमें ये जब 7 साल के थे तो उसमें इन्होंने एंटर किया। आगे है, आफ्टर बिगिनिंग अ लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप विथ एसटी कॉलेज ही लेफ्ट द स्कूल इन 1789 एट द एज ऑफ 15। 1789 में जब ये 15 साल के थे तो इन्होंने अपना एक स्कूल तब अपना ये स्कूल उन्होंने छोड़ दिया, क्राइस्ट हॉस्पिटल। और उसमें कौन थे इनके इनके कौन मित्र बने? एसटी कॉलेज। एसटी कॉलेज आगे चल के इनके बेस्ट फ्रेंड बने, जो इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे सक्सेस में इनके साथ रहते हैं और इनके लाइफ लॉन्ग बेस्ट फ्रेंडशिप इनसे रही है एसटी कॉलेज से। तो एसटी कॉलेज इनको इसी स्कूल में मिले थे, ठीक है, क्राइस्ट हॉस्पिटल में। तो वहाँ से इन्होंने इनके साथ दोस्ती की और जब ये 15 साल के हो गए तो 1789 में 1789 में इन्होंने वो स्कूल छोड़ दिया। इन 1791 he started his job as a clerk in South Sea House where he met इलिया। 1791 में ये साउथ सी हाउस में एक क्लर्क का जॉब करते थे जहां पर इनकी मुलाकात होती है इलिया से। ठीक है दोस्तों, इलिया आगे आपको पता चलेगा। इलिया ही वो स्यूडोनिम है जिसके अंडर ये अपने एसेज लिखते थे। तो इनको जो इलिया का प्रेरणा मिली थी, इलिया के नाम की जो मोटिवेशन मिली थी इलिया के नाम से, जो इन्होंने रिफर किया था, एड्रेस किया था, उससे ये मिले थे साउथ सी हाउस में 1791 में। उसके बाद एक साल बाद क्या होता है, ऑन 1792 1792 में ही वॉज हायर्ड एज अ क्लर्क इन ईस्ट इंडिया कंपनी एंड वर्क देयर फॉर नेक्स्ट 33 ईयर्स टिल हिज रिटायरमेंट इन 1825। 1792 में इनको एक जॉब मिलती है क्लर्क की ईस्ट इंडिया कंपनी में। ईस्ट इंडिया कंपनी आपको पता ही होगा, इंडिया में भी आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी में इनको क्लर्क की जॉब मिलती है तो 1792 में, और फिर वो वहीं पर काम करते हैं 33 साल तक, 1825 में जब ये रिटायर हो जाते हैं तब तक। ठीक है, 1825 तक। आगे बढ़ते हैं। ऑन सितंबर 22 1796, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, आप लोग जरूर इसको याद रखिएगा कि 1796 में 22 सितंबर को क्या हुआ था।
On September 22, 1796, Lamb's sister Mary, in a moment of anxious rage, stabbed their mother to death and injured their father, and he died in 1799. 22 सितंबर 1796 को जो चार्ल्स लैम्ब की सिस्टर थी मैरी लैम्ब, वो अपने मानसिक संतुलन खो देने की वजह से स्टैब कर देती हैं, चाकू घोप के हत्या कर देती हैं अपनी मदर का, यानी लैम्ब, चार्ल्स लैम्ब और मैरी लैम्ब के मदर का डेथ कर देती हैं, हत्या कर देती हैं, मर्डर कर देती हैं। और उसी समय वो अपने फादर को भी इंजर्ड कर देती हैं, और फादर भी उनके आगे चलकर 1799 में जिनकी डेथ हो जाती है उसी इंजरी की वजह से। इतना उनका मानसिक संतुलन खराब हो जाता है मैरी लैम्ब का। आगे है, एन इंक्वेस्ट फाउंड मैरी टेम्पररीली इंसेन एंड प्लेस्ड हर इन द मेंटल असाइलम। तो उसके लिए एक जांच बैठती है जिसको ये पता चलता है कि जो मैरी लैम्ब है वो इंसेन है, यानी कि उन्होंने कोई गलती नहीं की है, लेकिन वो जो भी हुआ है उनके मानसिक संतुलन की वजह से हुआ है। तो इसलिए उनको वो लोग क्या कहते हैं, माफ कीजिएगा, मेंटल असाइलम में भेज देते हैं। आफ्टर द डेथ ऑफ देयर फादर, मैरी केम टू लिव विथ लैम्ब फॉर द रेस्ट ऑफ लाइफ। और जब इन दोनों की फादर की मौत हो जाती है 1799 में, तब ये क्या करती है, मैरी लैम्ब के साथ आ जाती हैं और पूरा जीवन भर अब वो लैम्ब के साथ ही रहती हैं, चार्ल्स लैम्ब के साथ में, ठीक है ना। द लाइफ लॉन्ग गार्डियनशिप ऑफ मैरी प्रिवेंटेड लैम्ब फ्रॉम एवर मैरिंग। अब जो मैरी हैं, अब मैरी का जो मैरी लैम्ब है उनका पूरा भी देखभाल अब चार्ल्स लैम्ब को ही करना था। तो इसकी वजह से, वो देखभाल करने की वजह से चार्ल्स लैम्ब ने कभी शादी नहीं की। लैम्ब्स लिटरेरी करियर स्टार्टेड इन 1796। 1796 में लैम्ब का लिटरेरी करियर स्टार्ट हुआ व्हेन कॉलरिज पब्लिश्ड 4 ऑफ लैम्ब्स सोनेट इन हिज ओन फर्स्ट वॉल्यूम पोएम्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स। अब हालांकि जो एसटी कॉलरिज थे वो जो चार्ल्स लैम्ब थे उनके बेस्ट फ्रेंड थे, ठीक है। तो चार्ल्स लैम्ब के जो 4 सोनेट्स थे उसको एसटी कॉलेज ने अपने पहले पोइटिक वॉल्यूम जिसका नाम था पोएम्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स, उसमें पब्लिश कराया इनकी 4 सोनेट्स, और वहीं से चार्ल्स लैम्ब की लिटरेरी करियर की स्टार्टिंग हुई। इन 1798 लैम्ब पब्लिश्ड हिज सेंटिमेंटल रोमांस। एक इन्होंने प्ले लिखा था जिसमें इन्होंने सेंटिमेंटल रोमांस का थीम डाला था, उसका नाम था अ टेल ऑफ रोजामंड ग्रे। एंड टुगेदर विथ चार्ल्स लॉयड, अ फ्रेंड ऑफ कॉलेज, ब्रॉट आउट अ वॉल्यूम इंटाइटल्ड ब्लैंक वर्स। इन्होंने क्या किया, 1798 में अपना एक प्ले पब्लिश कराया, अ टेल ऑफ रोजामंड ग्रे, और उसके बाद चार्ल्स लॉयड के साथ में, चार्ल्स लॉयड कौन थे, एसटी कॉलेज के फ्रेंड थे, उनके साथ मिल करके इन्होंने एक ब्लैंक वर्स नाम का एक वॉल्यूम पब्लिश कराया, पोइटिक वॉल्यूम ब्लैंक वर्स नाम का इन्होंने पब्लिश कराया। ये सारी चीज़ें आप हमेशा याद रखेंगे क्योंकि ऐसे ही वन लाइनर क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, या जहाँ पे ऑप्शनल एग्जाम्स आते हैं वहाँ पे पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। बाई 1801 यानी कि 1801 में लैम्ब स्टार्टेड टू कंट्रीब्यूट शॉर्ट आर्टिकल्स टू लंदन न्यूज़पेपर्स एंड टू राइट प्लेज इन एन एफर्ट टू, माफ कीजिएगा आगे लिखा हुआ है, अभी आप थोड़ी देर में देखेंगे स्क्रीन पर, टू रिलीव द पोवर्टी एंड टू इंड्योर मैरी। यानी कि 1801 से क्या करने लगे, शॉर्ट आर्टिकल्स लंदन न्यूज़पेपर में पब्लिश कराने लगे। जो लंदन न्यूज़पेपर्स थे उसमें अपने प्लेस के या छोटे छोटे टुकड़े लिखते, शॉर्ट आर्टिकल्स लिखते, उसको पब्लिश कराते। किस लिए, ताकि इनकी जो गरीबी थी वो थोड़ी दूर हो सके और जो मैरी थी, मैरी लैम्ब, उनका इलाज चल सके। आगे देखेंगे आपको ये दिखे लिखा हुआ है, ठीक है। आगे है, इन 1802 ही पब्लिश्ड जॉन वुडविल, अ ब्लैंक वर्स ट्रेजिक प्ले विच इंजॉयड नो सक्सेस। 1802 में इन्होंने जॉन वुडविल नाम की एक ब्लैंक वर्स की ट्रेजिक प्ले पब्लिश कराई 1802 में, ठीक है, लेकिन उसको कोई भी सक्सेस नहीं मिल पाई उस इनके प्ले को। फिर आगे क्या हुआ, इन 1807 चार्ल्स एंड मैरी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप याद रखेंगे, इसको आप किसी भी माने में भूल नहीं सकते। इन 1807 चार्ल्स एंड मैरी टुगेदर ब्रॉट आउट टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर,
a collection of prose adaptation of Shakespeare's play in which Charles wrote tragedies and Mary wrote comedies of Shakespeare. यानी कि 1807 में 1807 में चार्ल्स लैम्ब और मैरी लैम्ब ने मिल करके टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर नाम की एक प्रोज कलेक्शन निकाली। और वो प्रोज कलेक्शन किस पे बेस्ड थी? शेक्सपियर की प्लेज पर बेस्ड थी। शेक्सपियर के जितने प्लेज थे उसमें जो शेक्सपियर के ट्रेजिडीज प्लेज थे, ट्रेजिडी वाले प्ले थे, उसको चार्ल्स लैम्ब ने अपने भाषा में लिखा और जो कॉमेडी प्ले थे वो सब शेक्सपियर ने अपने भाषा में लिखा बच्चों के लिए, ठीक है, जिससे कि बच्चे भी उस चीज़ को पढ़ सकें। तो उसका उस बुक का क्या नाम था? टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर। ये बात आप हमेशा याद रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर चार्ल्स लैम्ब आपके सिलेबस में है तो ये मैक्सिमम टाइम पूछा जाना क्वेश्चन है, बस इतना याद रखिए। इन 1808 Charles published his own version of Homer's Odyssey for children, The Adventure of Ulysses. होमर बहुत ही पुराने पोएट हैं। एक होमर जिनका नाम था, उनका एक पोएम था जिसका नाम था ऑडिसी, ठीक है, एक प्ले का टाइप का पोएम था। तो उसका उन्होंने अपने वर्जन में ट्रांसलेशन किया था या पब्लिश कराया था थोड़ा सा शॉर्ट में करके, जिसका नाम इन्होंने रखवाया था द एडवेंचर ऑफ यूलिसिस। बच्चों के लिए इन्होंने पब्लिश कराया था। और फिर इन 1809 ही कोलैबोरेटेड अगेन विथ मैरी के साथ, इन्होंने मैरी लैम्ब के साथ फिर से मिलकर इन्होंने एक बुक लिखी 1809 में, जिसका नाम था मिसेस लेइसेस्टर्स स्कूल। मिसेस लेइसेस्टर्स स्कूल नाम की एक बुक इन्होंने पब्लिश कराई थी, जो कि चिल्ड्रन की स्टोरी और पोइट्रीज पर बेस्ड थी, ठीक है। मैरी लैम्ब के साथ मिलकर इन्होंने ये पब्लिश कराई। तो 1807 में ट्रेजेडी या फिर जो टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर इन्होंने कराई। 1808 में इन्होंने एडवेंचर ऑफ यूलिसिस और मिसेस लेइसेस्टर्स स्कूल कराया, ठीक है, पब्लिश। उसके बाद क्या हुआ? लैम्ब furthered his literary career with essays on the genius and character of Hogarth and tragedies of Shakespeare, published in Leigh Hunt's journal The Reflector in 1811। तो जो इनकी लिटरेरी करियर आगे बढ़ी वो कैसे बढ़ी? इन्होंने एक एस्से लिखा जिसका नाम था ऑन द जीनियस एंड कैरेक्टर ऑफ होगार्थ। उसके बाद इन्होंने पब्लिश कराया ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर, जो कि इन्होंने पब्लिश कराया था ले हंट, एक उनके मित्र थे और एक बहुत ही फेमस जर्नलिस्ट थे ले हंट। उनका एक जर्नल था द रिफ्लेक्टर, उसमें इन्होंने 1811 में इसको पब्लिश कराया था, ठीक है। लैम्ब्स कलेक्शन ऑफ एसेज वर पब्लिश्ड in 1823 as essays of Ilia under the pseudonym of Ilia। इलिया के नाम के अंडर इन्होंने 1823 में एसेज ऑफ इलिया पब्लिश कराया था। ये इनका मोस्ट फेमस वर्क रहा था जिसने इनको सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचाया था, ठीक है ना। फिर आगे क्या है दोस्तों? लास्ट एसेज ऑफ इलिया was published in 1833। जो पहला पब्लिश हुआ था एसे ऑफ इलिया वो 1823, उसके 10 साल बाद लास्ट एसे ऑफ इलिया पब्लिश हुआ था 1833। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं उसके अभी। इन हिज एसेज ही टच्ड फ्यू ऑफ डिस्टर्बिंग सब्जेक्ट्स एंड द बिटर स्वीट टोन रिमेन्स द हॉलमार्क ऑफ हिज एसेज। जो इनकी एसेज थी उसमें उन्होंने बहुत सारे डिस्टर्बिंग सब्जेक्ट्स को टच किया था, यानी कि उसकी थीम्स बहुत ही डिस्टर्बिंग्स थी कुछ क्योंकि इनके पास्ट में ऐसा कुछ हो चुका था। इनके पास्ट में बहुत ट्रेजरीज हुई इनके साथ, यानी कि इनकी गर्लफ्रेंड इनको छोड़ के चली गई थी, किसी और से शादी कर लिया था, इनकी सिस्टर ने इनकी मदर को स्टैप कर दिया था, इनके फादर की डेथ हो गई थी, और इनकी और भी कई भाई बहन थे जिनकी स्टार्टिंग में ही डेथ हो चुकी थी। तो इनके साथ इतना कुछ हो चुका था कि उन सभी चीज़ों को एक साथ ही समेट कर ये अपने एसेज में लिखते थे। तो इसलिए इनकी जो एसेज थी उसमें कुछ बिटर स्वीट टोन रहती थी, ठीक है। वो उसमें लैम्ब की स्टाइल में उसको कहा जाता है क्योंकि वो ऐसा लिखे थे। आगे है इन 1823 चार्ल्स एंड मैरी एडॉप्टेड एन ऑर्फन गर्ल एमा इजोला। 1823 में क्या हुआ? जब इन्होंने एसेज ऑफ इलिया पब्लिश कराया उसी ईयर में इन्होंने एक ऑर्फन गर्ल को अडॉप्ट कर लिया एमा इजोला नाम का, ठीक है। फिर 2 साल बाद क्या होता है? ड्यू टू हिज इलनेस एंड हेल्थ इन 1825 ही रिटायर्ड फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी कि 33 साल के बाद, जब इन्होंने ज्वाइन कब किया था? 1792 में। रिटायर कब किए? 1825 में। तो 1825 में ईस्ट इंडिया कंपनी से इन्होंने अपने आप को रिटायरमेंट दिला दी, क्योंकि इनका हेल्थ और इलनेस थोड़ा सा, मतलब हेल्थ में थोड़ा सा तबीयत इनकी खराब रहती थी, हमेशा हेल्थ अच्छा नहीं रहता था। उसके बाद क्या हुआ?
By 1833, the frequency and duration of Mary's attacks had increased so that she needed almost complete care. यानी कि 1833 में क्या हुआ था कि जो मैरी लैम थी, उनका जो मानसिक संतुलन था, वो अब उनका जो अटैक था वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था, वो ड्यूरेशन ज़्यादा हो गया था, जिससे कि मैरी लैम को लगभग पूरी तरह से कंप्लीट केयर की आवश्यकता थी। तो क्या किया लैम्ब ने? लैम्ब लेफ्ट हिज लिटरेरी करियर इन सेम ईयर आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ द लास्ट एसेज ऑफ इलिया। तो उसके लिए, मैरी लैम्ब के लिए, चार्ल्स लैम्ब ने अपना लास्ट एसेज ऑफ इलिया पब्लिश करा करके अपना लिटरेरी करियर वहीं पे खत्म कर लिया। ठीक है, तो 1833 में इनकी लिटरेरी करियर खत्म हो गई। शुरुआत कब हुई थी? 1796 से। ठीक है, जब इनकी 4 सोनेट्स पब्लिश कराई थी एसटी कॉलेज ने अपने पहली पोएटिक वॉल्यूम में। ठीक है ना, ये आप याद रखेंगे। अब आगे क्या होता है? इन जुलाई, Emma's marriage, and after 1 year the death of his nearest and dearest friend S.T. Coleridge left him in depression। यानी कि फिर क्या हुआ? जुलाई में, यानी कि 1833 में इन्होंने अपना लिटरेरी करियर खत्म कर दिया। उसी साल में जुलाई में ही जो एम्मा थी, इनकी जो अडॉप्टेड डॉटर, उसकी शादी इन्होंने अपने एक फ्रेंड से करवाई थी। तो उसकी शादी हो जाने के कारण ये अपने आप को बहुत ही अकेला महसूस करने लगे। क्यों? क्योंकि इनकी मैरी जो सिस्टर थी वो हमेशा बीमार रहती थी और इन्होंने कोई शादी वादी की नहीं थी, इनका कोई भाई बहन था नहीं, इनकी माता पिता की डेथ ही हो चुकी थी। तो उससे थोड़ा सा डिप्रेस रहने लगे, अकेला फील करने लगे। लेकिन उसके बाद भी उनके पास एक उनका दोस्त था। लेकिन एक साल बाद उनका जो बेस्ट फ्रेंड थे एस.टी. कॉलरिज, वो भी मर गए 1834 में, है ना। तो उस चीज़ ने इनको बहुत ज़्यादा आहत कर दिया अंदर से। ये बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गए, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहने लगे। तो इन्होंने एस टी कॉलेज के लिए एक लाइन लिखी है, बहुत ही फेमस लाइन है, आई फील हाउ ग्रेट अ पार्ट ही वॉज ऑफ मी। मैं ये महसूस करता हूँ कि वो मेरे लिए कितने बड़े मेरा एक हिस्सा थे, कितने महान एक हिस्सा थे मेरी ज़िंदगी के। ये इन्होंने कॉलेज के लिए एक लाइन लिखी है। और फिर क्या हुआ? 5 weeks लेटर, ऑन December 27, 1834, ही वॉज डाइड। यानी कि 27 दिसंबर 1834 को उनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, ये थी माफ कीजिएगा, ये था चार्ल्स लैम्ब का एक प्रॉपर बायोग्राफिकल डिटेल ईयर वाइज जो मैंने ट्राई किया कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर कोई इशू हो रहा है, कोई आप सुझाव देना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।